मैं कहता हूं मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन ये तो बता दो मैं हूं कौन, ये साबित तो करो मैं हूं कौन। आखिर पता तो चले किसका बेटा हूं मैं। आपको पहले एक पहचान देनी होगी मुझे, उसके बाद ही आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो। सुन रहा है कोई? साबित करो। साला खुद तो पागल है, हम लोगों को भी पागल खाने भेज कर रहेगा। साबित करो मैं कौन हूं। पहले सबूत ले आओ कि मैं हूं, उसके बाद ही मेरे साथ कुछ कर सकते हो आप। सबूत नहीं तो मैं भी नहीं, मैं हूं ही नहीं। मगर ये कौन है, बहुत चिल्ला रहा है? सर एक आरोपी है। सर आरोपी का नाम सुनील खरे है। एफआईआर में भी सुनील नाम ही दर्ज है। हाथ लगने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब से पकड़ा है तब से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है। क्या? यही कि एफआईआर में उसका नाम क्या लिखा है। सर जुर्म तो मैं कबूल कर लूंगा, लेकिन पहले ये बता दो मेरा एफआईआर में नाम क्या है। सर आरोपी का सरनेम खरे था, इतना हमको मालूम था। ये नाम को लेकर क्या प्रॉब्लम है, और अपनी पहचान को लेकर ये इतना शोर क्यों मचा रहा है सुनील खरे? दिमाग तो ठीक है ना इसका? सर ये थोड़ा हटके है। जब दो फटके पड़ेंगे ना तो सब हटके सीधे हो जाते हैं। पकड़ इसका फाइल मंगाओ। यस सर। ये परशुराम बाद में ऐड हुआ है क्या? जी सर। इसका बाप का नाम है? यस सर। पकड़, ये केस क्या है? कोई केस ही नहीं है। अगर आप ये साबित नहीं कर सकते कि मैं हूं तो मैं कौन हूं। आखिर ये जुर्म किया किसने है, पहले मेरी पहचान साबित करो। हाँ बोल गई। तेरे बाबा नहीं रहे। क्या? सब खत्म हो गया। उनके गांव से पता चला कि आज सुबह उनको अटैक आया। पापा मतलब उनकी बॉडी का है? उनके घर पे। भाई मैं आ रहा हूँ। मैं और मेघना तेरा इंतजार कर रहे हैं बेटा, तो बस जल्दी आ जा। उस वक्त मैं इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था, नासिक में। हमारा घर अंबाखेड़ में था, जहाँ मेरी आई और मेरी छोटी बहन मेघना रहते थे। जैसे ही मैं अंबाखेड़ पहुंचा, आई, मेघना और मैं मेरे बाबा के गांव आरस गांव के लिए रवाना हुए। आई, बाबा वहाँ कब गए थे? पिछले हफ्ते, जब से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे बाबा ने आखिरी सांस अपने बाबा के घर में ली थी, आरस गांव में। उस घर में हमारी आई और हम दोनों भाई बहन पहली बार कदम रखने जा रहे थे। मेघना और मेरे मन में सालों से एक सवाल खुरेदता रहा था, जो पूछने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी। उस सवाल का जवाब हमें उस मनोज दिन मिला। थांबा तिकडेच, अंदर मत आना। इस घर के दरवाजे पहले भी तुम लोगों के लिए बंद थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमारे साथ। निकल जाओ यहाँ से। गिरीश बेटा, परशुराम जी मेरे पति थे, इन बच्चों के बाप। तुम लोगों का इस घर पर और इस घर के लोगों पर कोई हक नहीं है। मेरे बाबा पर मेरा हक है या नहीं, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता, समझे आप? बाबा? तुम्हारे बाबा कौन है हमें नहीं मालूम, और हमें पता भी नहीं करना। परशुराम के कोई बच्चे नहीं थे। नाटकी बंद करो, जाओ यहाँ से। जीते जी तो हमें ठीक से जीने नहीं दिया, अब मौत के बाद तो कम से कम हमारा ये हक मत छीनो। एक बाप का क्रियाक्रम उसका बेटा ही करता, और सुनील उनका बेटा है। एक बार तुम्हें समझा दिया ना कि परशुराम के ना बेटा था ना बेटी।
उसका अंतिम संस्कार मेरा बेटा गिरीश करेगा। चलो निकलो यहाँ से, ये तो निकाल दिए जाओगे। सदाशिव बाबू, ऐसा मत करो। मेरे बाबा का शव हमारे सामने पड़ा था और मेरी आई मेरे काका सदाशिव खरे और उनके बेटे गिरीश खरे के सामने उनके शव के लिए भीख मांग रही थी। और वो मेरी माँ को जलील कर रहे थे। औकात मेरे, समझ गई? तो परशुराम की क्या लगती थी वो शरीफ लोग नहीं बोल सकते। अगर तू फिर भी सुनना चाहती है तो सुन ले, तू परशुराम की सिर्फ रखेल थी। रखेल नहीं। हमें बाबा के पैर तक नहीं छूने दिया गया। आई, बाबा हम लोगों से इतना प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने घर वालों से नहीं मिलवाया, कभी कोई बातचीत तक नहीं। ऐसा क्यों था आई तुला बोलावंच लागेल आज। मैं जवाब सुनकर ही रहूंगा। आपको बाबा की पत्नी क्यों नहीं मानते थे? हमें बाबा के बच्चे होने का हक क्यों नहीं दिया गया? बोल आई। उन दिनों तुम्हारे बाबा एक अमीर किसान हुआ करते थे। हमारे गांव में अनाज बेचने आते थे। उनके साथ उनका भाई सदाशिव भी आता था। क्या पाहिजेगा? 2 रुपए किलो। विद्या का ना तो जनाब, लंबे अरसे बाद मुलाकात हुई तुझसे। तुम्हारे बाबा और मैं सालों से एक दूसरे को जानते थे। तब मैं सब्जियां बेचा करती थी। ये बात तब की है जब ना उनकी शादी हुई थी ना मेरी। मतलब बाबा के पहले भी आपकी शादी हुई थी? तेरे पति के देहांत के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। तो अभी कहाँ रहती है, किसके साथ? आनंद बाबू और दीपा भाभी के साथ। उषा जी की तबीयत कैसी है? दिन ब दिन बदतर ही होती जा रही है। अभी तो खाट पे ही रहती है। उषा कौन आई? उषा तुम्हारे बाबा की पहली पत्नी। वैसे तो तुम्हारे बाबा और मैं एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे, लेकिन तकदीर को कौन जानता था। हमें अलग अलग दिशाओं में खींच ले गई और फिर पास भी लाने लगी। ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे बीच, ये गलत है। खैर मैं तो विधवा हूं, लेकिन आप तो शादीशुदा हैं। विद्या, गलत वो होता है जो किसी को दुख दे। हम दोनों एक दूसरे को खुशियां देना चाहते हैं। हर इंसान खुशियों का हकदार है। विद्या, जिंदगी एक ही है हमारी। लेकिन समाज भी एक ही है और समाज का काम भी एक ही है, बात करना, बदनाम करना। कैसे होगा हमारा? मैं उषा की पूरे मन से देखभाल करता हूँ। जब जब उसे अस्पताल लेके जाना होता है, मैं उसे खुद लेके जाता हूँ। उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ता। आपकी पत्नी कैंसर का इलाज करा रही है और ऐसी हालत में मां बनना ठीक नहीं होता, क्योंकि मां और बच्चे दोनों को खतरा होता है।
तरह हाथ से फिसलती जा रही है। कभी जिंदगी रेगिस्तान रूखी सूखी, कभी जिंदगी बागान फूलों से भरी। तकदीर किसी की नहीं है, कब पलटी मार दे हम उसके लिखे को बदल तो नहीं सकते ना। हम चाहें तो रेगिस्तान को बागान बना सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हम खुशियों को अपना हक माने, उन्हें अपनी पहचान समझें। लेकिन कैसे? विद्या, शादी करते हैं। शादी? आपकी बीवी है आपके घर में, आप एक शादीशुदा आदमी हैं। मैं उषा की देखभाल करता रहूंगा और तुम्हारा भी पूरा ख्याल रखूंगा। ख्याल रखना रिश्ता नहीं होता ना, और शादी का रिश्ता तो परिवारों के बीच होता है, जो ना आपके घर वालों को मंजूर होगा ना मेरे। शादी दो लोगों के बीच होती है, जो आपकी उषा के साथ हो चुकी है। मैं उषा से बात करूं तो, उसकी रजामंदी ले लूं तो। फिर आपकी शादी हुई? एड़ा हो गया रे, तो इतना स्वार्थी कब से हो गया? दादा, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, लेकिन अपनी तरफ भी मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है। उषा सिर्फ तेरी जिम्मेदारी है और कुछ नहीं? अगर उषा की जगह तूने खटिया पकड़ी होती और वो ऐसा करती तो तुझे कैसा लगता? बोल। हमारे समाज में आदमी की एक ही शादी होती है, और ये विद्या कौन है? छोटी जाति की, ऊपर से विधवा। ना, ये नहीं चलेगा, समझ ले। उषा के रहते हुए तेरी दूसरी शादी नहीं होगी। बीवी एक ही होती है और उषा है तुम्हारी धर्मपत्नी। बाबा, अगर उषा राजी हो जाए और उसे मेरी दूसरी शादी से कोई एतराज ना हो तो? वो बेचारी तो पहले ही तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दबी हुई है, मुंह से कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन मन ही मन बहुत रोएगी। और जहाँ तक रजामंदी का सवाल है, सिर्फ उसकी रजा से नहीं होगा, मेरी भी तो मर्जी होनी चाहिए। तुम मेरे कुल का नाम एक ऐसी छोटी जात की विधवा को देने जा रहे हो जो तुम्हारी रखेल बनने के लायक भी नहीं है। इस गांव में मेरी एक इज्जत है और मैं अपने जीते जी उस औरत को यहाँ आने नहीं दूंगा। बाबा, सदाशिव दादा, आप लोग बड़े हैं इसलिए मैंने आपको पहले बताना मुनासिब समझा, लेकिन मैं आप लोगों से इजाज़त नहीं ले रहा हूँ। ये मेरा और उषा का निजी मामला है। अगर उषा हाँ कहती है तो विद्या इस घर में मेरी दूसरी पत्नी बनकर आएगी। उषा, तू एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन उषा, प्यार शब्द के साथ साथ लेकिन ये शब्द जब जुड़ जाता है तो उस जोड़ी, उस रिश्ते की अंत की शुरुआत होती है। मेरे पति मेरी जगह किसी और को दे रहे थे और उसकी इजाजत भी मांग रहे थे। मानती हूँ मैंने उन्हें कोई खुशियां नहीं दी है, बस पूरी जवानी निकल गई उनकी मेरी सेवा करने में। शायद वो अपनी जगह सही है, पर शादी के तुरंत बाद बीमार मैं अपने मर्जी से तो नहीं हुई थी ना। अहो, आप मुझसे ये पूछने आए हो कि क्या मैं आपको किसी और के साथ बांट सकती हूँ? नहीं दादा, बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा तुम दोनों से प्यार है और बराबर का है। पर आप तो एक ही हो ना हो, आप भी तो मेरा सब कुछ हो। और कौन है मेरा आपके सिवा? कैंसर के दर्द को तो मैं वैसे ही सह रही हूँ, आपको बांटने का दर्द मैं नहीं सह पाऊंगी, नहीं सह पाऊंगी।
आनंद भाऊ, विद्या की अपनी भी ज़िंदगी है, और फिर आप लोग कब तक उसके साथ रहोगे? विद्या मेरी बहन है, लेकिन वो आपके लिए क्या है? जब तक आप अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देते, दुनिया के लिए तो मेरी बहन एक गाली होगी, गाली। और फिर आप खुद भी तो कह चुके हैं कि आपके बाबा और भाई इस शादी को कभी मंजूर नहीं करेंगे। फिर मैं किस मुंह से हाँ कहूँ? इनका प्यार एक तरफा नहीं है। जितना ये चाहते हैं कि शादी करके मेरे साथ रहे, उतना उतना मैं भी चाहती हूँ। चाहत का क्या है विद्या? हम सब कई चीजें चाहते हैं। इंसान चीज नहीं है ना भाऊ, इंसान तो जिंदगी है। पर उषा अभी जिंदा है। हाँ ठीक है, बहुत बीमार है, लेकिन अभी है। देखो परशुराम, बहुत सीधी सी बात है। अगर आपको मेरी बहन से इतना प्यार है, शादी करना चाहते हैं, तो उषा जी को तलाक क्यों नहीं देते? नहीं आनंद भाऊ, ये नहीं हो सकता। उषा जब तक जिएगी मेरी पत्नी बनकर रहेगी, मेरी देखभाल में रहेगी। उषा को मेरी उतनी ज़रूरत है जितनी मुझे और विद्या को एक दूसरे की। एक आदमी दो नाव पे सवार तो नहीं हो सकता ना भाऊ। आनंद भाऊ, मैं विद्या से शादी करके दोनों नाव को एक नाव बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी मजबूत नाव जो हर भंवर का सामना करेगी। सुशील, महेश, तुम दोनों गवाह बनोगे मेरी और विद्या की शादी के। यार परशुराम, ये भी कोई पूछने की बात है हा? अरे दोस्त हैं हम तुम्हारे। लेकिन तुम शादी करोगे कहाँ और कैसे? जैसे सब करते हैं, मंदिर में विधियों के साथ। तुम्हारे बाबा और मेरी पूरी विधियों के साथ शादी हुई थी। तुम्हारे आनंद मामा भी मौजूद थे शादी में। गायत्री माँ के मंदिर में शादी हुई थी हमारी। दिनकर उपाध्याय पंडित जी थे, और इस शादी के गवाह थे तुम्हारे आनंद मामा, दीपा मामी, और हाँ, तुम्हारे बाबा के दोस्त सुशील निकम और महेश कदम। तो फिर उन्होंने आपको कबूल क्यों नहीं किया? हम लोगों को क्यों नहीं अपनाया? उन लोगों को ये शादी ही कबूल नहीं थी, तो मैं कैसे कबूल होती? ये औरत मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकती। बाबा, हमें अंदर आने दीजिए। हमारी शादी हो चुकी है और अब विद्या मेरी पत्नी है। तुम्हारी एक ही पत्नी है, उषा, जो जिंदा है, जिसे आज तुमने जीते जी मार डाला है। ये मेरे और उषा के बीच का मामला है, और मुझे पूरा भरोसा है कि उषा मान जाएगी। लेकिन ये घर नहीं मानेगा। ये घर जितना आप लोगों का है उतना मेरा भी है, और अब मेरी पत्नी विद्या का भी। उषा का भी है, वो तुम्हारी पत्नी है। ये एक रखेल है, और रखेल की जगह घर के बाहर होती है, घर के अंदर नहीं। बाबा, मेरी पत्नी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। हमें अंदर आने दीजिए, ये मेरे साथ रहेगी, आप लोगों का रास्ता नहीं काटेगी। ठीक है, आए हो, आज की रात गुजार लो, लेकिन कल से यह औरत हमें यहां दिखनी नहीं चाहिए। उस घर में, उस परिवार में मुझे कभी अपनाया नहीं गया। उस दिन मैं पहली और आखिरी बार उषा से मिली थी। उसका चेहरा दर्द का नक्शा था। मैं उसे आंख नहीं मिला पा रही थी, और वो मुझे भला बुरा कुछ नहीं कह रही थी। घर के दूसरों की तरह उसने जहर नहीं उगला। शायद वो अपने पति को उसके बाबा और भाई से बेहतर समझती थी। सुनील, तुम्हारे बाबा सिर्फ बड़े दिल वाले नहीं, साफ नियत वाले इंसान थे। तुम्हारे बाबा ने यहाँ अंबाखेड़ में एक घर ले लिया मेरे लिए, ताकि मेरे और उनके गांव से दूर हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सके। उनका वक्त उषा और मेरे बीच बराबर बंटता था, और बटा सिर्फ वक्त था, प्यार कभी नहीं। जब तुम पैदा हुए ना सुनील, तब मैंने उतनी खुशी उनके चेहरे पर कभी नहीं देखी। और फिर मेघना को हाथ में लेकर खुद बच्चे हो गए थे। डबा व्यवस्थित खायचा आणि मस्ती नाही करायची। चला चला, पळा पळा पळा। टाटा।
विद्या, मैं 5वीं तक ही पढ़ा, लेकिन पढ़ाई का महत्व अब समझ में आता है। तू देखना, हमारे बच्चे खूब पढ़ेंगे। मैं इनकी पढ़ाई का हर इंतजाम करूंगा। पढ़ाई अच्छे से होगी, ऑफिसर बनेंगे, साहब बनेंगे, इज्जत होगी, अपनी अलग पहचान होगी। पापा जब भी घर नहीं होते आप हमें कहती कि वो काम से बाहर गए हैं। कभी पूरा पूरा हफ्ता, कभी महीने। तब वो वहां उषा के साथ होते। नहीं, उषा से तो उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो दादाजी को कभी मन नहीं किया कि बस एक बार हमसे आके मिल लें? वो लोग तुम्हें गंदा खून समझते थे। तुम मेरे बच्चे हो ना। और वो लोग मुझसे ही नफरत करते थे। बाबा के भाई भी। हाँ, सदाशिव भाऊ भी। तुम्हारे बाबा यहाँ की बातें वहां नहीं करते थे और वहां की खबर यहाँ नहीं देते थे। सुनील, तुम्हारे पैदा होने के कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे दादाजी बीमार रहा करते थे। थोड़े दिनों बाद वो चल बसे। ये हमारा ऐसा परिवार है जो हमें अपना नाम नहीं देना चाहता, अपनी पहचान नहीं देना चाहता। फिर भी है तो तुम्हारे बाबा के रिश्तेदार। लेकिन आई, उषा का क्या हुआ? वो कहाँ है अभी? तुम्हारे बाबा हम दोनों से बराबर प्यार करते थे। उषा लगभग पूरी जिंदगी बीमार रही, बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन तुम्हारे बाबा ने उसकी बहुत सेवा की। जीवन साथी थे वो दोनों। काय झालंय तुम्हाला? अब पहले तो इतनी नहीं पीते थे। क्या उषा के जाने का गम आपसे सहा नहीं जा रहा है? आपको कभी लगता है, पछतावा है कि मेरे आने से आपने उषा के साथ कोई बेवफाई की? नहीं कहा, कभी नहीं। ऐसा सोच भी मत। उषा तू मेरे बच्चों जैसी थी रे। मैं जी जान से उसकी देखभाल करता था। मैं उसको ठीक होते हुए देखना चाहता था विद्या, और नहीं, वह रोज थोड़ा थोड़ा मर रही थी। पर फिर भी मुझको लगता था कि कोई चमत्कार होगा और वो ठीक हो जाएगी। पर वो चली गई विद्या, चली गई। तुम्हारे बाबा ने तुम दोनों को ये कभी पता लगने नहीं दिया कि वो उषा के जाने के बाद अंदर से कितने दुखी थे। और इतने साल हमें ये भी नहीं पता चलने दिया कि हमारे अलावा भी बाबा की जिंदगी थी। नहीं रे बड़ा, तुम्हारे बाबा बस यही चाहते थे कि तुम दोनों खुश रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो। उन्होंने कभी किसी बात की कमी नहीं की। हमें सब कुछ दिया। हाँ, बस पूरा वक्त नहीं दे पाते थे। लेकिन हाँ, परवरिश में कोई कमी नहीं होती।
सुनील, तुम्हारे बाबा सबके साथ इंसाफ करते। सबके साथ इंसाफ करते तो फिर उनका बेटा मैं, उनकी बेटी मेघना और उनकी पत्नी तुम आई, हम तीनों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की गई? उनकी अंतिम यात्रा में हमें भाग भी नहीं लेने दिया गया। हमारे घर के कर्ता को अग्नि देना तो दूर, हमें चिता से ऐसे दूर रखा गया जैसे कि हम कोई अजनबी हैं। अगर हमारे बाबा इतने अच्छे आदमी थे, हम सबका भला चाहते थे, तो उनके भाई की हिम्मत कैसे हुई आपको गाली देने की और हमको नाजायज और कहने की? सुनील, तुम्हारे बाबा के परिवार वालों ने हमारे साथ जो भी बर्ताव किया, तुम्हारे बाबा ने मुझे और तुम दोनों को सब कुछ दिया है। वो लोग मायने नहीं रखते हमारे लिए। और अब हमें तुम्हारे बाबा के लिए एक अच्छी जिंदगी बनानी है। वो भी यही चाहते थे। अब हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और फिर से चिल्लाने का प्रोग्राम कब से कर रहा है? मेरी ड्यूटी के बाद कर रहे बाबा। कैद में तू है, टॉर्चर हम लोग हो रहे हैं। टॉर्चर क्या होता है ना, ये सिर्फ मुझे पता है। मानो अंदर किसी ने तेजाब डाल दिया हो और उस तेजाब को शांत करने का एक ही तरीका है, आपको साबित करना होगा मैं कौन हूं। मेरी पहचान क्या है, आपको साबित करना होगा। आपको साबित करना होगा मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं। आपको साबित करना होगा, आपको साबित करना होगा मैं कौन हूं। सर, मैंने विद्या खरे से भी बात की है, सुनील की माँ। उन्हें उनकी पहचान नहीं दी गई। वो इसके लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ रही हैं, ऑलमोस्ट 1 साल से। इसका मतलब उन्हें उनके पहचान से अलग किया गया है। सर मुझे लगता है सुनील ने ये जुर्म गुस्से में किया है। और उसका मकसद ये साबित करना है कि वो कौन है, किसका बेटा है, किस खानदान से है। सर 4 दिन से वो यही चिल्लाता जा रहा है। पर हमें बाय बुक जाना पड़ेगा। एफआईआर और चार्जशीट में सही एंट्री होना बहुत जरूरी है, वरना ये केस कमजोर पड़ जाएगा। क्या सुनील ने ये जुर्म ये साबित करने के लिए किया है कि वो परशुराम खरे का बेटा है? आई, भैया ने ऐसा क्यों किया? खुद की जिंदगी तो बर्बाद की, हमारी भी बर्बाद कर दी। वो कौन से तेजाब की आग थी जिसके लपेटे में आकर एक होनहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने अपने सामने बिछे ब्राइट करियर को ठुकराकर जुर्म के जहरीले दामन को थामा? क्या अपनी पहचान, अपने नाम को लेकर सुनील खरे भी वैसे ही तड़पा जैसे उसकी मां विद्या खरे तड़पी थी? मां और 2 बच्चे 1 साल से भी ज्यादा समय तक लड़ते रहे, ये साबित करने के लिए कि वो आखिर थे कौन। विद्या साबित करना चाहती थी कि उसका पति कौन है, और मेघना और सुनील साबित करना चाहते थे कि उनका पिता कौन है। ये पहचान की लड़ाई जुर्म में कब तब्दील हुई, वो भी मर्डर जैसे संगीन जुर्म में? और सुनील ने अपनी निराशा, अपने फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करने के लिए आखिरकार किसकी जान ली थी? ये सब हम आपको बताएंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।